So now today we discuss about गुप्ता एम्पायर, है ना, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास, ठीक है, उसको देखिए कैटेगराइज किया गया है साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण। ये तीन कैटेगरी में, ठीक है, एक, दूसरा और तीसरा। कुछ और भी रहता है तो सब पुरातात्विक में बहुत सारा इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको विशाख दत्त, ठीक है, इसका नाटक देवी चंद्र गुप्तम, नाम से ही पता चल रहा है चंद्रगुप्तम, है ना। तो इसमें जो है देवी चंद्रगुप्तम पूरा याद रखिएगा, विशाख दत्त का लिखा हुआ है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इस दोनों के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर कालिदास की रचना है। आप गुप्त पीरियड से भी रिलेट करके इसको याद रखेंगे और ऐसे भी याद रखेंगे। ठीक है, यूपीएससी कभी कभी इसमें पूछ देता है कुछ कुछ। तो इसमें आपको ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये 5 है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये पांचों जो है कालिदास की रचनाएं हैं। ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर शूद्रक, इसका है वृक्ष कटिकम, इससे भी मिलता है गुप्त पीरियड का। और बादशाहन का कामसूत्र। ठीक है, ये सब जो है साहित्यिक स्रोत है जहां से हमको गुप्त पीरियड के बारे में जानकारी मिलता है। अब आ जाए पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होता है? अभिलेख, सिक्के और स्मारक। ठीक है, तो अभिलेख, सिक्के और स्मारक, हम अशोक के समय में भी अभिलेख देखे थे। और भारत में जो है अभिलेखों का शुरुआत खास करके शिलालेख वगैरह का, वो अशोक के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो हमने पीछे देख लिया था मौर्यन पीरियड में। नाउ यहाँ भी देखेंगे तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये बिल्कुल याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, ठीक है, भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़, ये मैंने जो भी पॉइंट्स इसमें दिए हैं, ठीक है, तो वही सारा पॉइंट्स है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। तो एक भी मिस नहीं करेंगे, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख, इसमें हून आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, हून आक्रमण, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त के द्वारा। यहाँ से आपको जो है सुदर्शन झील, देखिए सुदर्शन झील का ये तीसरा बार आपके पास आया इन्फॉर्मेशन, है ना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन था जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। दूसरा इन्फॉर्मेशन था उसका जीर्णोद्धार कराया गया। और तीसरा इन्फॉर्मेशन है कि पुनर्निर्माण। ये शब्द जरूर याद रखेंगे अच्छे से, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार और निर्माण। ठीक है, निर्माण कराया गया था पुष्यगुप्त के द्वारा, है ना, याद होगा तो। ठीक है, और आप हमें लिख बताएंगे मैसेज करके कि जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था। और यहाँ पे देखिए स्कंदगुप्त जो है, इसका जो पुरातात्विक अभिलेख, अब अभिलेख से पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से, कि स्कंदगुप्त के द्वारा फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक है, आगे फिर हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो दिए हैं, फिर वहाँ डिटेल देख लेंगे। सिक्के जो इसके काल में मिले हैं, स्वर्ण, चांदी और तांबे, ठीक है, इन सब का नाम होता था। दिनार, स्वर्ण, स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे को मास्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नाउ आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्री फाहियान और हुएनसांग,
ये तो ह्वेन जो है वर्धन वंश में आया था, वर्धन वंश के समय, हर्षवर्धन के समय में आया था। लेकिन इसके जो पुस्तक है और इसके द्वारा जो लिखा गया है यात्रा वृत्तांत, उसमें जो है गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, ये सब गुप्त शासकों का उल्लेख मिलता है। और कुमारगुप्त के द्वारा जो नालंदा महाविहार की स्थापना की गई है, उसका उल्लेख भी हर्षवर्धन के ही पुस्तक में मिला है। ठीक है। और ये शाहीयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया ही था। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो भी वर्णन होगा वो गुप्त पीरियड से ही रिलेटेड होगा। ठीक है। इन्होंने मध्य देश का वर्णन किया। मध्य देश यानी कि जो मतलब मगध और उत्तर भारत का जो देश है ना, उसको मध्य देश कहा जाता था। तो उसका वर्णन किया है। तो ऑब्वियसली वो गुप्त पीरियड का पूरा डिटेल इसके यात्रा वृत्तांत जो है जिसमें इन्होंने लिखा है उसमें लिखा है। ठीक है। ना हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुप्त राजवंश के बारे में और इसके शासकों के बारे में। ठीक है। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, बीपीएससी पूछ चुका है, श्री गुप्त। ठीक है। फिर देखिए स्कंद गुप्त का एक अभिलेख है सुपिया के लेख। ठीक है। रीवा एमपी में मिला है। ठीक है। यहाँ से जो है गुप्तों के वंशावली का पता चलता है और उसमें जो है घटोत्कच का नाम है और यहीं से शुरुआत दिखाया गया है गुप्त पीरियड के वंशावली का, अकॉर्डिंग टू स्कंद गुप्त का जो सुपिया का लेख है उसके अकॉर्डिंग। बट संस्थापक के रूप में श्री गुप्त है और उसके बाद इसका नाम आएगा। ठीक है। नाउ जो इसके प्रमुख शासक हैं उसको देखें तो उसमें पहला नाम चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसको कि वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा संस्थापक तो आप श्री गुप्त ही लगाएंगे, लिखेंगे, अदर नहीं। ठीक है। श्री गुप्त ही इसके संस्थापक है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है ना वो देखिए ये है, जिसको पूछा जा चुका है बहुत बार। गुप्त संवत का शुरुआत कौन करवाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब किया? ये 319 ईस्वी पूर्व में। और ये 319 ईस्वी पूर्व में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था और उसी समय इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है। 319 ईस्वी में। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि शक संवत कब चला था, पहले आपने बताया था 78 ईस्वी में। और ये चलाया गया था किसके द्वारा? शक संवत का शुरुआत शक शासक ठीक है। और गुप्त संवत ये जो हुआ 319 में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, है ना। तो ये दोनों को याद रखेंगे और इसको क्या है इंडियन गवर्नमेंट अपने कैलेंडर के रूप में यूज करता है। ठीक है। जो हिंदी का कैलेंडर है ना हमारा, जिसका शुरुआत होता है चैत से। ठीक है। तो ये कैलेंडर जो है ये शक संवत का कैलेंडर है। ठीक है। नाउ हम लोग आगे बढ़ें। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ आगे, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी, जो इसका पुत्र, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बना विंसेंट स्मिथ। ठीक है। एक्चुअली इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्यों कहा जाता है? तो आर्यवर्त और दक्षिणावर्त
ठीक है, इसमें 12-12 शासकों को पराजित करके और उसको अपने में मिला लिया था। ठीक है, तो यही विजय अभियान के चलते इसको, इसके विजय अभियान के चलते, ठीक है, इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। और कहा है किसने? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद देखिए, हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्तंभ लेख। ठीक है, अभिलेख में सारा आता है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, तो स्तंभ लेख ये हुआ हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हमने पहले देखा था प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ठीक है, इसमें जो है इसके विजय अभियान की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यही याद रखेंगे, 7 श्लोक से मिलती है जानकारी, चूंकि ये श्लोक फॉर्म में लिखा हुआ है सारा, तो 7 श्लोक से मिलता है। लेकिन ये याद रखें कि विजय अभियान की जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, स्तंभ लेख से मिला है। और ये स्तंभ लेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला। ठीक है, इसमें धरणी बंध नाम इसका शब्द यूज किया गया है इस अभिलेख में, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला। ठीक है, एक इसका जो है बीना बजाते हुए सिक्का मिला है, बीना। ठीक है, तो इससे इसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। और ये सिक्का, ये याद रखें कि बीना बजाते हुए सिक्का जो मिला है वो किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। एंड नाउ अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है उसके पूना अभिलेख में। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया अश्वमेध यज्ञ और उसका वर्णन किया गया है पूना अभिलेख में। तो ये याद रखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ का जो है किससे रिलेटेड है, तो वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ आइए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंद्रगुप्त द्वितीय, कि ये प्रमुख शासक में से माना जाता है गुप्त वंश का। इसको विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है 375 से 415 ईस्वी है। ठीक है, उदयगिरी गुहा अभिलेख। ठीक है, गुहा अभिलेख मतलब गुफा में जो लिखा गया अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख है। ठीक है, तो नहीं, इसको याद रखिए, उदयगिरी गुहा अभिलेख। और इसमें क्या वर्णन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन किया गया है। और काल क्रम की दृष्टि से मथुरा जो है, मथुरा का स्तंभ लेख, ये पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ईसवी सन का चर्चा करते हुए मेंशन किया गया है। ठीक है, मथुरा के स्तंभ लेख में जो गुप्त वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पहला प्रमाणिक है मथुरा का स्तंभ लेख, पहला प्रमाणिक मतलब कालक्रम की दृष्टि से। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने प्रथम राजधानी जो अपना बनाया था वो पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना। और द्वितीय राजधानी उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी के अंतिम शासक, अंतिम शक शासक, शक के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि प्रमुख शासक के रूप में देखे थे रुद्रदमन को। ठीक है, रुद्रदमन प्रथम, जिसने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, और विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसी शक शासक में जो रुद्र सिंह तृतीय, ये सबसे अंतिम शासक था। मतलब इसको पराजित करके और शकों पर विजय प्राप्त करके ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य का उपाधि कब धारण किया था, तो शकों पे विजय प्राप्त कर। ठीक है, शक शासक, अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, अब इसका अर्थ होता है प्रक्रम का सूर्य। ये याद रखें, हमारा रखें, ध्यान एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा। इसमें से देखिए कुछ कुछ आपको याद रखना है। जैसे
चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न है उसमें कालिदास हो गया, धन्वंतरी का नाम है, फिर आपको ब्राह्मणिर, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। वैसे एक बार आप सारे नवरत्न नवरत्न थे उनको देख लीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, ये इसी के शासनकाल में आया था भारत, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और कब से कब तक ही रहा, तो 399 में आया था और 414 में ये चला गया था, लगभग 15 ईयर्स। ठीक है। नाउ चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो यही है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, जो नालंदा राजगीर में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, इसको भी नए रूप में दिया गया है, नया रूप दिया गया है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है इसका, इसको याद रखना है आपको कि कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना करवाया था। ठीक है, उसके अलावा जो है जैसे मंदसौर अभिलेख, बेलसड़ अभिलेख और कर्मदंडा अभिलेख, तो इसमें ये याद रखिए किससे रिलेटेड है, तो कुमारगुप्त से। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सारे अभिलेख जो है ना इसके शासन की जानकारी देता है। ठीक है, इसमें 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 कहा गया है मंदसौर अभिलेख में कि इसके जो है शासन का, मतलब जो बेहतरीन शासन का जो वर्णन है वो इससे किया गया है कि किस तरह से शासन, एक अच्छा शासक के रूप में शासन किया कुमारगुप्त ने, तो इस तरह से इसमें चूंकि इसके द्वारा लिखवाया हुआ है तो ये अपना चर्चा और अपने लिए तो करेगा ही। सो मतलब ये बेसिकली जानिएगा कि शासन का, इसके शासन का पूरा जानकारी जो है ये तीनों अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए तो मंदसौर पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो है ना कुमारगुप्त, गुप्त शासन में कुमारगुप्त से पहले जो है यहाँ जो सिक्का बनता था उस पर गरुड़ का आकृति होता था। ठीक है, गरुड़ का फोटो होता था जिसको कि इसने बदल दिया और मयूर का फोटो, मयूर की आकृति को इसने गरुड़ की जगह यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जिसको बेसिक इसको जरूर याद रखें। उसके अलावा ये सब मंदसौर अभिलेख और ये गरुड़ की जगह पे इसने मयूर की आकृति का प्रयोग किया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो स्तंभ लेख है, ठीक है, उससे प्रथम हून आक्रमण की जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त का, बिल्कुल याद रखना है इसको, क्योंकि सारे फैक्ट्स नहीं हैं इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, आप अपने सर्किल में चर्चा करते हुए, डिस्कशन करके, एक दूसरे से पूछ के भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे स्कंदगुप्त द्वारा हूनों को पराजित करने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन जो बीपीएससी बहुत बार पूछा है कि हूनों को किसने पराजित किया, डायरेक्ट। ठीक है, हूनों को किसने पराजित किया, तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया। और इसका जो चर्चा है वो कहाँ मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और भीतरी स्तंभ लेख वो प्रथम हून आक्रमण का चर्चा करता है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, नाउ हम आगे चलें। देखिए जूनागढ़ अभिलेख से एक और जानकारी जो हमें मिलता है वो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, ये पुनर्निर्माण करवाया और इसके बगल में किनारे में मंदिर, झील के जस्ट किनारे में विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, सुदर्शन झील, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ, जब इसको याद रखेंगे बहुत। और इसकी जो अन्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे प्रुगुप्त है, नरसिंहगुप्त है, कुमारगुप्त द्वितीय है, भानु। ठीक है, तो ये सब शासक में से एक है जो इम्पोर्टेंट, भानुगुप्त। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके एरन अभिलेख जो है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है 510 में लिखा गया, उसमें जो है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है।
सती प्रथा का प्रमाण मिला है एरन अभिलेख में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नाउ विष्णुगुप्त तृतीय इसका गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, अब देखिए गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे राजस्व का स्रोत। साम्राज्य में राजस्व का स्रोत था वो था कर। ठीक है, अब कर जो कृषि कर था ना, वो उत्पादन का कितना था, 1/6 और ये जो कर था इसको कहा जाता था, नाम इसका नाम भी था भाग। कृषि कर होता था ना, उत्पादन का जो 1/6 लिया जाता था, उसको कहा भी जाता था भाग। ठीक है, तो इन्हें भी उस तरह से क्वेश्चन अगर आया तो फिर आपको जवाब देना है। दूसरा देखिए भूमि का प्रमुख प्रकार, ये याद रखिएगा, कुछ मॉडर्न पीरियड में भी हमने लिखा था और नाउ यहाँ पे गुप्त पीरियड में जो है, क्योंकि ये देखिए अपहृत जो है बीपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है 64th में आई थिंक पूछा था। ठीक है, तो कभी पूछ सकता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, वैसी भूमि जो उपयुक्त खेती के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, इसको क्षेत्र कहा जाता है। और वास्तु, अब आज भी हम लोग वास्तु नाम से जानते हैं, वास्तु शास्त्र को जानते हैं। तो वास्तु शास्त्र का यूज़ क्या करते हैं, अपने निवास स्थान, घर या फिर बिजनेस पर्पज से जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं ना। तो वहीं से याद रखना है कि वास्तु जो भूमि का नाम था वो था वास करने योग्य भूमि के लिए। वास मतलब निवास। ठीक है, संस्कृत का शब्द। खील, वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती। ठीक है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। और अपहृत भी वैसी भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि लेके ये था। ठीक है, वैसी भूमि जो जंगल के आसपास हो और वो जोता ना जाता हो, तो वैसी भूमि को अपहृत कहा गया है। ठीक है, और गोचर, गो से याद रखिएगा। ठीक है, पशु, और चर जहाँ पे वो चरने जाए, मतलब चारा योग्य भूमि। ठीक है, पशुओं के चारा योग्य भूमि जो हुआ उसको गौचर कहा गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे सब। नौ मुद्रा, पिछले भी देखे थे, स्वर्ण मुद्राएं जिसको दिनार कहा जाता है। ठीक है, अब एक देखिए सुश्रुत, जो इनके समय में हुए उस शल्य चिकित्सा के पितामह कहा गया। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में जानिए सर्जरी। ठीक है ना, सर्जरी के पितामह कहा गया है सुश्रुत को। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है सुश्रुत संहिता, जिसमें 131 प्रकार के शल्य या सर्जरी का वर्णन है। ठीक है, ठीक है, नाव आगे देखते हैं। हम देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, ये था गुप्ता पीरियड का चर्चा। नाउ देखते हैं पोस्ट गुप्त पीरियड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मतलब बीपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जनरल, जो हिस्ट्री है वहाँ से आपको जानना है। बिहार से रिलेटेड पोस्ट गुप्ता बहुत कम ही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपको जो भी जानना है थोड़ा बहुत जो रिलेटेड है बिहार से उसको हम बता देते हैं। जैसे पुष्यभूति या वर्धन वंश। ठीक है, जो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, तो इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है और वर्धन वंश। ठीक है, ये थानेश्वर स्थान से रिलेटेड है, इसको राजधानी मान लीजिए उसका, या तो वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, थानेश्वर से। ठीक है, हर्षवर्धन जो है शासक के रूप में हम देखते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। और ये गद्दी कहाँ, मतलब राजधानी थानेश्वर था, तो यहीं बैठा। ठीक है, हुएन सांग जो है, जो कि बिहार में ही बहुत ज़्यादा भ्रमण किया जब इंडिया आया तो, और बिहार के बारे में ही, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए ये जो चीनी यात्री था ना, 629 में भारत जो आया था, ये इसी के शासनकाल में आया था। ठीक है, 629 से ये 645 तक भारत में रहा था, लगभग 15 साल ये भी रहा था भारत में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे एकदम।
किसके शासनकाल में आया था और कब से कब तक आया था ये भी याद रखेंगे, क्योंकि बिहार से कुछ और रिलेटेड एग्जाम बीपीएससी कुछ अदर एग्जाम्स भी लेते हैं ना, इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड जिसमें जीएस होता है, तो उसमें ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, तो मे भी हो सकता है यहाँ भी रिपीट करें वो। तो इस मिशन के साथ इसको याद रखेंगे, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और कब आया था तो 629 ईस्वी में आया था और 645 तक भारत में रहा था। ठीक है। अब हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन जो था चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है, इसके बीच जो युद्ध ही उसका उल्लेख जो है ना एहोल प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, इसमें हर्ष का पराजय हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखित है एहोल प्रशस्ति, एक याद रखें इंफॉर्मेशन वेस्ट। अब देखिए हर्षकालीन साहित्य, ठीक है, हर्ष के काल में जो किताबें लिखी गई, साहित्य लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र और कादम्बरी लिखा गया, मयूर लेखक के द्वारा सूर्य शतक लिखा गया, और खुद हर्षवर्धन जो है 3 नाटक लिखा। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। तो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि हर्ष चरित्र जो है बिल्कुल ही हर्षवर्धन और उसके शासन काल के इर्द गिर्द के जितने भी शासक रहे उसके बारे में इसमें बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है। ठीक है, और हर्षवर्धन का जो अपना नाटक है 3, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इसको भी याद रखेगा। नाउ बंगाल के पाल वंश, ठीक है, तो इसको देखेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की गई है। तो पाल वंश, संस्थापक इसका याद रखेंगे गोपाल, अगेन दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन बीपीएससी। ठीक है, 750 ईस्वी में स्थापना किया था गोपाल ने वंश का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसने ओदंतपुरी क्या है अभी प्रेजेंट? बिहार शरीफ। ठीक है, ओदंतपुरी में मठ का निर्माण कराया था जो कि बाद में शिक्षा का केंद्र बना। ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय भी बना। ठीक है, तो वो इसी के द्वारा कहा जाता है कि मठ का निर्माण जो हुआ बाद में चल के वो शिक्षा का केंद्र बन गया। और धर्मपाल के द्वारा क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी धर्मपाल पाल वंश का शासक जो कि भागलपुर में करवाया विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, और सोमपुर महाविहार का स्थापना किया है। ये किया बांग्लादेश में, भी प्रेजेंट बांग्लादेश में है। इसमें ये बंगाल में पाल वंश था, उस समय तो बांग्लादेश इंक्लूडेड था, सो नाउ बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, सोमपुर महाविहार, दिस इज इम्पोर्टेंट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, नाम देखते हैं इससे और रिलेटेड, देवपाल। ठीक है, नॉट मोर इम्पोर्टेंट। मुंगेर ये अपना राजधानी बनाया था। इसके समय में जो है ना अरब यात्री सुलेमान आया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि किसके समय में आया था, तो देवपाल के समय में आया था अरब यात्री। ठीक है, और उसके बाद का जो शासक हुआ पाल वंश का महिपाल प्रथम या रामपाल, ये सब बस ऐसे नाम याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है बीपीएससी बिहार से। ठीक है, नाव बंगाल का सेन वंश। ठीक है, इसका संस्थापक सामंत सेन। इम्पोर्टेंट है लक्ष्मण सेन। क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसके समय में देखिए 1202 में खिलजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, लक्ष्मण सेन का राजधानी कहाँ था? लक्ष्मणवती या लखनौती। ठीक है, इसी लखनौती पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी। ठीक है, और ये जो आक्रमण वगैरह किया इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है मिनहाज की तबकात नासरी, ये पुस्तक का नाम है, और मिनहाज इसके राइटर हैं। और वर्णन इसमें बिहार का बहुत सारा वर्णन है। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक को एकदम आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, बिहार का वर्णन है, ये बहुत रिपीटेडली बीपीएससी पूछा है इसको, मिनहाज की तबकात नासिरी पुस्तक। ठीक है, इसमें ये भी चर्चा है जो बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया लखनौती पे लक्ष्मण सेन के शासनकाल में, इसका चर्चा भी किया गया है। ठीक है, अब इसके दरबार में जो है गीत गोविंद जयदेव के लेखक, जयदेव पुस्तक का नाम है। ठीक है, और एक हाला युद्ध
जिन्होंने लिखा था ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, ये दोनों नाम गीत गोविंद और हला युद्ध याद रखेंगे, इसको भी देख लेंगे। ढाई जो है ये पवन दूत नामक पुस्तक का रचना किया था। ठीक है, और नौ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, पोस्ट गुप्ता पीरियड में कर्नाट वंश डायरेक्टली रिलेटेड टू बिहार, मिथिला, मिथिला एरिया जो तिरहुत कहते हैं अभी। ठीक है, तो इस एरिया में जो शासन था वो कर्नाट वंश का शासन था। इसके संस्थापक नानदेव। शासन इसका जो है बेसिक माना जाता है कि 1097 से 1147 तक रहा, लेकिन इसका शासन का पूर्ण अंत जो हुआ वो 1378 ईस्वी में हुआ, पूर्ण अंत पतन हो गया था। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक इसका कौन था? हरि सिंह। और गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान के दौरान, ठीक है, इस पे आक्रमण किया और इसको खत्म कर दिया था। हरि सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ, हरि सिंह को ये पराजित किया था। ठीक है, तो इसमें ये याद रखेंगे। उसके बाद संस्थापक ये हुआ। ठीक है, एंड अंतिम शासक जो है हरि सिंह। और इसका राजधानी, देखिए एक पॉइंट छूट गया था, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि कर्नाट वंश का जो राजधानी वो है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। ठीक है, राजधानी जो है सिमरावगढ़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, उन्होंने सारा बताया यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ और रिलेटेड जो फैक्ट्स है जो कि हमने अलग से रखा है आपके लिए, तो उसको आप देख लें। जैसे देखिए इसमें ये सारा चीज़ है जो आपको ठीक है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा है। ठीक है, दर्शन और इसके प्रवर्तक, ये दर्शन है सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसी तरह ठीक है, और योग है मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये ठीक है। तो ये सारा नाम याद रखेंगे कि सांख्य दर्शन जो है कपिल के द्वारा है, न्याय दर्शन गौतम, योग पतंजलि, ये तो आप याद होगा। ठीक है, फिर कनाद या उलुक भी इसका नाम है। ठीक है, फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, और अंत बद्रायन। ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चंस रहता है और हमेशा बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम से बीपीएससी एग्जाम पूछा जाता है बिहार में, तो आप इसको याद रखेंगे। इसको एक बार देखेंगे ढंग से, ये मैंने कुछ कुछ दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तक है गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हमने एज यूजल आपको अवेलेबल करा दिया है, तो इसको एक दो बार देख लेंगे तो जो याद रह जाएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए ऋतु सन्हा ने बता रहा था, अभी हम बताए थे, हम लोग चर्चा किए थे, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना देखिए, ऋतु संहार कालिदास के द्वारा है, मेघदूत कालिदास का है, कुमार संभवम कालिदास के है, रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखा गया, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा, और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये भी कालिदास के द्वारा है।
ठीक है, इतना जो है आपके पास कालिदास के द्वारा पुस्तक लिखा गया उसका है। फिर मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, और देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त के द्वारा, जिससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है ना। फिर बृहत संहिता बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया, और पंच सिद्धांतिका बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। ये साइंटिस्ट थे बराह मिहिर। ठीक है, फिर ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए न्यायावतार सिद्धसेन के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जानते होंगे, कहानियों का संग्रह। नीतिसार कामंदर मृच्छकटिकम अभी बताया था शूद्रक के द्वारा, और योगाचार असंग। ठीक है, इसको एक दो बार देख लेंगे। ठीक है, सुपरफिशियली इसमें आपको याद रह जाएगा बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पुस्तक और लेखक। ये कभी कभी आते हैं बीपीएससी, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है, तो आप एक बार याद रखें, कहीं क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये बिहार रिलेटेड, और बिहार से क्वेश्चन जो है आपके पास अभी 30 से 35 आ रहा है बीपीएससी में, क्योंकि सिलेक्शन करवाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है ना पोस्ट गुप्ता पीरियड का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बट हमने इसमें आपको दिखा दिया कि कौन कौन से राजवंश देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड का था। मैत्रिक, जिसका बल्लभी से रिलेशन था। ठीक है, फिर मौखरी कन्नौज का। ठीक है, मौखरी राजवंश जो था कन्नौज से रिलेटेड। और पुष्यभीति, जिसमें हम लोग पढ़ा किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसका रिलेशन थानेश्वर से था। ठीक है, फिर परवर्ती गुप्त, इसको मगध, परवर्ती गुप्त गुप्त के बाद थे। ठीक है, तो मगध से रिलेटेड कुछ ये गुप्त शासक थे, जैसे महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन। ठीक है, और चंद्र या गौड़ जो बंगाल के शासक रहे, इसमें शशांक एक इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो जनरल आपको जनरल हिस्ट्री है वहाँ इम्पोर्टेंट है। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा फोकस जो था बंगाल से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें हमको जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया। इसको भी आप एक बार राजवंश और इससे रिलेटेड जो राजधानी है, स्थान जो कहिए। ठीक है, और कौन इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए हमने जो टिक कर दिया है गौड़ वंश में बंगाल से रिलेटेड है, शशांक है, तो ठीक है मे भी ये पूछ दे। ये तो फिर देखिए हर्षवर्धन का ये पूछेगा कौन से वंश के, तो जैसे वर्धन वंश नहीं देगा बिल्कुल ही ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि वर्धन से आप हर्षवर्धन निकाल लेंगे। तो पुष्यभीति वंश दे सकता है, इसका रिलेशन थानेश्वर से दे सकता है। ठीक है, फिर मौखरी का कन्नौज, ये याद रख लेंगे, और इससे ज़्यादा इस पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो स्लाइड से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छे से देखते रहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि आप लास्ट टाइम पे जब बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले भी इसको ज़रूर एक बार कंसीडर करके जाएंगे, देख के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुस्तक वगैरह से, जैसे देखिए आपका, ठीक है, ये रहता ही रहता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इंडिया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो जो जो बेसिक पॉइंट्स हैं ना इससे रिलेटेड, इसको याद रखेंगे इसमें। ठीक है, पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया, तो ये क्वेश्चन रह जाएगा कि पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर किसने बताया, तो मेगास्थनीज ने बताया। किस पुस्तक में बताया, तो इंडिका पुस्तक में बताया। ठीक है, तो ऐसे पूछता है। उसके बाद देखिए टेसियस है, जैसे देखिए हेरोडोटस है, इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट आपके लिए मेगास्थनीज है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद ये सब नाम भी जरूर याद रखेंगे, प्लानी का नाम। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। उसके बाद टॉलमी, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर डायोनीसियस। ठीक है, मिस्र नरेश टॉलमी का, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के समय में आया था, उन्होंने पहले भी पढ़ाया था इसको आपको। ठीक है, तो इसको फिर एक डायमेकस, ये क्या था, सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था, जो भी बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, तो ये सब नाम पहले भी बता चुके हैं, और यहाँ भी आप इसको देखेंगे, लास्ट टाइम में इसको जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, अब फिर देखिए आपको वीवीआई है फाहियान। ठीक है, ये कब आया, कितने समय तक रहा,
किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। ठीक है, गुप्त नरेश चीनी यात्री था। तो इससे रिलेटेड ये सारा पॉइंट जो है, रेशम मार्ग का चर्चा इसने किया था। ठीक है, फिर यो सोंग यून 518 में आया। ये जेपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं भी बीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी पूछा था कि कब आया था। सो इसको भी केयरफुली देखेंगे। फिर हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग इम्पोर्टेंट, एंड इतिसंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हुएन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया 629 में। ठीक है, उसके बाद ये 645 में चीन लौटा। इसका जो यात्रा वृत्तांत है ना, भ्रमण वृत्तांत, ये सी यू की पुस्तक है। ठीक है, ये इसमें इसने वर्णन किया है। और जिस समय हुएन सांग जो है अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहाँ के कुलपति जो थे सीलभद्र। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हुएन सांग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के काल में आया, 629 में भारत आया, 15 वर्षों तक यहाँ रहा। वो आप जोड़ लेंगे ऐसे ही तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा है। 15 ईयर्स नालंदा विश्व जिला स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था और इससे रिलेटेड जानकारी लेने आया था। ये भी पॉइंट्स है आपका। जब दो तीन सारा ऑप्शंस देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा सही है इससे रिलेटेड, तो उसमें ये भी दे सकता है कि बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने और बौद्ध धर्म को जानने आया था। ठीक है, अब इति संघ जो है वो 7वीं शताब्दी में। ठीक है, ये जो है यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए इसका विवरण जो है अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सबका चर्चा ही किया है। ये जो है 671 में आया था भारत और 95 तक रहा, लगभग 24 वर्षों तक। तो ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको बिल्कुल ही याद रखना है। जो बीबीआई ने लगा दिया है, बीपीएससी बहुत बार इसको पूछ चुका है और फिर भी पूछते रहता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो ये सारा जो था वो था आपका गुप्त पीरियड से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, अब ना एंड जो है वो पार्ट खत्म हो गया। अब मेडाइवल जो कि बीपीएससी से बिहार से रिलेटेड बहुत ही कम है इंफॉर्मेशन, बहुत कम पॉइंट्स है जो कि मेडाइवल से रिलेटेड है। एक्चुअली मेडाइवल पूरा दिल्ली को पढ़ना है आपको, तो जनरल हिस्ट्री में आप लोगों को बता दिए होंगे सर, या देख, तो वहाँ से आप इसको करेंगे। यहाँ पे हम बिहार से रिलेटेड जो मेडाइवल है उसको बताते हैं, और आज मेडाइवल भी हम लास्ट करते हैं और फिर अगले क्लास से हम। ठीक है, तो देखिए ठीक है, देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। तो मेडाइवल हिस्ट्री में देखिए कि इसका जो का समय है वो 12वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्य तक सल्तनत काल में जो चीजें हुई बिहार में, उसको देखते हैं। तो बिहार को जीतने वाला प्रथम शासक, ठीक है, बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये तुर्क था। बख्तियार खिलजी बिहार को जीता। देखे थे कि लखनऊ में था लक्ष्मी समय 1202 में।
उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को का विध्वंसक जो है वो बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। दोनों पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो उसका प्रसिद्ध जो केंद्र था ना, प्रमुख केंद्र, वो कहाँ था? बिहार शरीफ, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, बिहार शरीफ। ठीक है। अब देखिए 1225 में वक्त जो गुलाम वंश का शासक था, ऐबक के बाद बना था इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे, वहाँ देखेंगे मेडाइवल में देखे होंगे। तो इल्तुतमिश जो है ना, बिहार शरीफ और बाढ़ पे अधिकार किया था, आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था। और मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक जानी के नाम से ही जाना जाता है, मलिक अलाउद्दीन जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपके लिए याद रखने लायक, वो है इल्तुतमिश अल्लाह मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूछ देगा कि इल्तुतमिश के द्वारा बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना ना, मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अभी है। नाउ अगेन गयासुद्दीन तुगलक देखे थे कि बंगाल अभियान के दौरान ये आक्रमण किया था किस पे? कर्नाट वंश, और अंतिम शासक हरिदेव सिंह को हराया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पीछे भी देख चुके थे हम कर्नाट वंश के समय में, कर्नाट वंश के। और यहाँ भी देख लीजिए कि तुगलक वंश, ये आगे नहीं संतलत संतलत काल का है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था, वापसी के दौरान आया था, और ये हरि सिंह देव को हराया था। ठीक है, तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, और प्रमुख शासक मलिक इब्राहिम, जिसको मलिक बया के नाम से भी जाना जाता है, इसका मकबरा है बिहार शरीफ में। ठीक है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया के नाम से जाना जाता है ये, तो इसका मकबरा जो है बिहार शरीफ में। ठीक है, अब एक दूसरा शासक जो बिहार से रिलेटेड है वो है शेर शाह। शेर शाह, बचपन का नाम इसका था फरीद खां, बचपन का नाम। ठीक है, फरीद खां, ये अफगान था, सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी, इसका नाम था शेरशाह सूरी पूरा। ठीक है, अब इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स है आपके पास वो है कि 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया था, और उसी युद्ध को हराने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर 17 मई 1950 को अगेन कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित किया था। ठीक है, फिर 10 जून 1540 आगरा में विधिवत अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और 1541 में बिहार की राजधानी पटना, पुनः बिहार की राजधानी पटना को बनाया। ठीक है, तो यही जो है राजधानी पहली बार पटना बनाया था। ठीक है, और ये जो है ना तारीखे दाऊदी पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं अब्दुल्ला, और इसमें ये वर्णन मिलता है, इसमें ये लिखित है कि जो पटना को ये राजधानी बनाया था, इसका उल्लेख जो है आपको तारीखे दाऊदी पुस्तक में मिलता है, जिसके रचनाकार हैं अब्दुल्ला। ठीक है, देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ है बिहार में? सासाराम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। उसके द्वारा रोहतासगढ़ का किला का निर्माण, फिर दिल्ली में किला कुन मस्जिद है। ठीक है, इसका निर्माण ये इस रूप में भी पूछ देता है कि किला कुन क्या है, तो मस्जिद है, किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो शेरशाह के द्वारा। ठीक है, फिर भूमि माप के लिए जो सिकंदरी गज का प्रयोग है वो शेरशाह के द्वारा किया गया, और सन की डंडी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी मृत्यु हो गई 1545 में,
और उसके बाद आप लोग देखे होंगे वहाँ सल्तनत काल में पढ़े होंगे तो उसके बाद अगेन फिर हुमायूं का शासन हो गया था। कुछ दिन तक दिल्ली में शासन रहा था शेरशाह का। ठीक है, तो मुगल काल में देखिए बिहार, अकबर के समय में राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति का सुविधा जो कर लीजिए ये बनाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा राजा मान सिंह को डायरेक्ट पोस्ट नहीं आता कि अकबर के द्वारा बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था, याद रखें। 1702 में औरंगजेब है अपने पौत्र, ठीक है, पोता राजकुमार अजीम, ठीक है, उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब किसको नियुक्त किया था, तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और इसी ने नाम रखा था पटना का अजीमाबाद। ठीक है, पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा है कुछ दिन तक। तो पटना का बहुत सारा जो नाम है जैसे कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, तो इसे याद रखें। तो इसमें जो ये अजीमाबाद है ना, ये नाम इसी के द्वारा रखा गया। ठीक है, उसके बाद फारूक सियर जो है पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था 1713 ईस्वी में। ठीक है, दीज आर द मुगल कालीन फैक्ट्स रिलेटेड टू बिहार। ठीक है, ये सारा ये हो गया आपको मेडाइवल से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड चीज़ें। बाकी जो मेडाइवल आप जनरल में पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे देखेंगे उसको पूरा डिटेल में। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमने आपके लिए दिया है, मेडाइवल से रिलेटेड है। इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेंगे, मेरे द्वारा इसको हाईलाइट किया गया है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें नालंदा महाविहार को विध्वंस करने वाला बख्तियार खिलजी। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था, ये पॉइंट से आपको याद रखने लायक। अगेन मलिक अलाउद्दीन जानी जो हमने देखा आगे पीछे देख लिया ना, इल्तुतमिश के द्वारा बिहार का प्रथम सरदार इस सूबेदार प्रांतपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर 1616 में मनेर पटना में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, याद रखेंगे मनेर में जो है। ठीक है, उसके अलावा देखिए भारत में कागज का प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है ना, फिर ईस्ट इंडिया रेलवे से रिलेटेड एक फैक्ट दिया हुआ, इसको याद रख लीजिए। जैनुलाब्दीन कश्मीर का मकबरा, कश्मीर का अकबर इसको कहा जाता है। ठीक है सर, एक बार इसको पढ़ लेंगे आप सारे पॉइंट्स को, आपको याद रहेगा कुछ कुछ चीज़ें, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लंबा है जो आप जनरल में ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बिहार से रिलेटेड है। और अभी अगेन हम बता दें आपको कि आप लोग के पास इम्तियाज़ अहमद का बुक है हिस्ट्री का, तो उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बिहार से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से दिया गया है, और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहता है बीपीएससी में, बिहार से भी और जनरल हिस्ट्री में भी, दोनों जगह। ठीक है, तो आप इम्तियाज़ अहमद के दो चैप्टर जो है हिस्ट्री का, पहला और दूसरा, जिसमें ब्रिटिश संघर्ष के साथ लिखा हुआ है कुछ, चैप्टर का नाम है, और फर्स्ट जो है आपका ऐतिहासिक संपदा, ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से लाइन बाई लाइन बिल्कुल करेंगे तैयार। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।